हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग DPP3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको यह लेक्चर देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे डेली प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 का। आपको पहले DPP3 बना लेना चाहिए, उसके बाद यह लेक्चर देखना चाहिए। और DPP3 बनाने के लिए इससे पहले जो लेक्चर सब है उसको आपको देखना पड़ेगा। 10 लेक्चर तक आपको कम से कम देखना पड़ेगा, तभी आप DPP3 बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए DPP3 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 3 चार्ज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 3 चार्ज ईच आर इक्वल to Q are placed at the corners of an equilateral triangle. If force between any two charge is F, then net force on the triangle will be. Net force देखना, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, Q चार्ज हर एक वर्टेक्स पर रखा हुआ है। ठीक है, और नाउ 3 चार्ज ऐसा लिखा हुआ है, पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन द ट्रायंगल। ध्यान देना, ऑन द चार्ज नहीं पूछा है, कहाँ पूछा है? नेट फोर्स ऑन द ट्रायंगल। और सब के बीच में फोर्स F लग रहा है, यह F इधर लग रहा है, यह F इधर रिपेल कर रहा है। सब लाइक चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या होगा? इस पर फोर्स इधर F, इसके कारण इधर लगेगा, इस पर इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इस पर इधर, इसके कारण इधर। तो इस पर इक्वल ऐसा फोर्स लगेगा। तो अगर इस पूरे ट्रायंगल पर देखा जाए तो नेट फोर्स कुछ इस प्रकार होगा, इसके कारण इधर होगा, फिर इधर होगा और इस पे इधर होगा। इस सारा फोर्स को जब मिलाओगे तो यह सब सेंट्रोइड से पास करेगा, सब इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो F नेट ऑन द ट्रायंगल पर पूछेगा तो ट्रायंगल पर 0 हो जाएगा। ध्यान देना, ट्रायंगल पर क्या हो जाएगा? 0। हो सकता है कि आप लोग बनाए होंगे नेट फोर्स ऑन द चार्ज का। नेट फोर्स ऑन द चार्ज पूछता, अगर मान लो पूछता, बट F नेट ऑन द चार्ज, तो चार्ज पर पूछता तब आप लोग ठीक थे। यह F है, यह F है, यह 30 डिग्री और यह भी 30 डिग्री, तो यह हो जाता 2 गुने F cos 30 डिग्री। F cos 30 प्लस F cos 30, जो कि हम क्लास लेक्चर में भी समझाए थे। तो यह हो जाता F√3। तो यह तब सही होता जब आपसे पूछता नेट फोर्स ऑन द चार्ज, बट यहाँ पर पूछा है नेट फोर्स ऑन द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इधर वाला कोई ऐसा लग रहा है जैसे यह ट्रायंगल है, इसको एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर। 3 चार्जेज सब बराबर एंगल पर लग रहा हो 120 डिग्री पर, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। यह सब जगह F√3 लग रहा होगा। F√3 इधर, F√3 इधर, F√3 इधर। हर एक वर्टेक्स पर नेट फोर्स F√3 होगा, हर एक चार्ज पर नेट फोर्स F√3 होगा, लेकिन टोटल ओवरऑल ट्रायंगल पर 0 हो जाएगा। डन? ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 3 चार्जेज ईच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्ज इज F, देन नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। अच्छा, बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन में ये दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन में सेम चीज़ है, F नेट ऑन द चार्ज पूछा है। तो ऑन द चार्ज पूछेगा तो F√3, ऑन द ट्रायंगल पूछेगा तो 0। इसीलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर आपका C हो जाएगा, कॉमा 0 लिखना है। दूसरा का ऑप्शन आपको लिखना है F√3 कैमा नंबर है, √3FD है, √3F। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। CBSE वाले और बिहार बोर्ड वाले को तो बबल करना होगा, तो वो तो सिंपली बबल कर देंगे वो MR शीट में। डन? तीसरा कि ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेज। एक स्मॉल चार्ज Q है, उसको रखा गया है 2 कैपिटल Q है, ज्वाइंट एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है, यह कैपिटल Q है, यह कैपिटल Q है। इसके बीचों बीच Q चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 एग्जैक्टली, तो यहाँ बीचों बीच स्मॉल q रख दिया गया। अब क्या कह रहा है कि 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम, कि तीनों चार्ज क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्लास लेक्चर में, फिर भी यहाँ अगर देख लें कि अगर टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में अगर हम मान लेते हैं r था, तो यह डिस्टेंस r/2, यह डिस्टेंस r/2,
तो इस पर तो नेट फोर्स जीरो होगा, ये तो हम समझ ही रहे हैं, क्योंकि यह क्यू इसको इधर धक्का देगा, यह क्यू इसको इधर धक्का देगा, बराबर चार्ज बराबर दूरी, तो इस क्यू पर तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस दोनों में से किसी एक फोर्स पर, एक चार्ज पर फोर्स आप जीरो दिखा दो, इस पर या इस पर फोर्स जीरो। तो यह क्यू तो लाइक चार्ज है, तो यह तो रिपेल करेगा, श्योर है। अगर इस पर टोटल फोर्स जीरो करना है तो इस क्यू को अनलाइक होना पड़ेगा। क्यू को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। क्यू को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी इस दोनों के बीच का फोर्स अगर इधर है तो इस दोनों के बीच का फोर्स इधर होना चाहिए, तभी इस पर टोटल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। इसीलिए अगर हम इसको बोले F1 और इसको बोले F2, तो F1 बराबर F2 होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट। तो F1 बराबर F2 करोगे तो F1 किसके किसके बीच में है? Q और Q के बीच में। तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तो K रहता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इधर देखोगे तो यह क्या है? इस दोनों के बीच का फोर्स, तो K Q अपॉन R बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है Q गुने Q पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर Q गुने Q क्या होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव था, इसीलिए इक्वेट करने से पहले यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ा है। K से K कट जाएगा, कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कट जाएगा, आर स्क्वायर उधर आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ गौर से देखो Q बाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस Q बाई आर स्क्वायर बटा 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से आ गया स्मॉल q बराबर माइनस Q बाई 4। यह आंसर हो गया। स्मॉल q बराबर, यहाँ q गुने 4 है, तो q बराबर इधर आ गया -4, तो माइनस Q बाई 4, जो कि ऑप्शन कितना है? ए ऑप्शन है। तो लिखेंगे तीसरा का A माइनस Q बाई 4। चौथा नंबर, चौथा है 4 charges are arranged at the corners of a square A, B, C, D as shown in the figure. The force on the charge kept at the center O is. चलो फोटो देख लेते हैं कैसा फोटो है। चौथा, हाँ, चौथा में एक स्क्वायर बना हुआ है, ध्यान से देखना क्या है? एक स्क्वायर बना हुआ है, इस पर चार्ज है -Q, यहाँ चार्ज है +2Q, फिर यहाँ -2Q और यहाँ +Q। ठीक है। अब सेंटर पर कोई चार्ज रखा गया है, तो सेंटर पे पूछ रहा है कि क्या फोर्स होगा। क्या दिया है कि 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the figure. The force on the charge kept at the center O. हाँ, उस पर चार्ज का वैल्यू नहीं दिया है कि क्या है, बस कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसके डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है कि क्या होगा उसका डायरेक्शन। ये नहीं दिया है पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव है। ठीक है, देखते हैं। कोई भी एक चार्ज मान लो यहाँ पे, तो +1 ही मान के बनाते हैं कि यहाँ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते किधर होगा। ठीक है, तो यह -Q इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक बात है। यह +Q इसको रिपेल करेगा, लो और बढ़ गया। यह +2Q इसको रिपेल करेगा, लो और बढ़ गया। यह -2Q अट्रैक्ट करेगा, लो और बढ़ गया। अरे वाह, तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड ये वाला ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ +2Q -2Q है और यहाँ Q और Q था, तो इसकी तुलना में यह ज़्यादा होगा। तो आपको जो फोर्स होगा डायगोनल के क्रॉस तो नहीं होगा, कहाँ होगा? इस दोनों के बीच में। यह वाला फोर्स थोड़ा छोटा होगा क्योंकि यह छोटा छोटा चार्ज है, और इस वाले फोर्स बड़ा होगा, ऐसा होगा इसके अट्रैक्शन की वजह से ऐसा। तो इधर टोटल फोर्स इतना होगा, इधर इतना होगा। रिजल्टेंट अगर देखोगे तो रिजल्टेंट आपका इधर कहीं हो जाएगा, इधर रिजल्टेंट हो जाएगा, तो इसीलिए 0 होगा। यह बात गलत है। अलॉन्ग डायगोनल BD होगा, BD ABCD पहले लिख ले। यह A है, B है, C है और D है, तो डायगोनल तो ना होगा, डायगोनल के क्रॉस तो है नहीं। परपेंडिकुलर टू साइड AB साइड के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अरे गौर से देखें हम, वास्तव में यहाँ -Q नहीं बल्कि +Q था, सॉरी।
हाँ, तो इसीलिए अब ऑप्शन मैच कर जाएगा। प्लस क्यू है, फोटो में ध्यान से देखना। अच्छा, प्लस क्यू अगर है, चलो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां प्लस 2q रखा हुआ है, यहां प्लस q रखा हुआ है, फिर यहां माइनस 2q रखा हुआ है। यह पॉइंट A है, B है, C है, D है। सेंटर पर कोई चार्ज होगा, कोई भी चार्ज पूछ रहा है कि उस चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। बेसिकली वही है, ऑप्शन देख के जो पता चल रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ +1 चार्ज है, तो यह प्लस क्यू इधर रिपेल करेगा, यह प्लस क्यू नीचे रिपेल करेगा, यानी इसमें तो फोर्स खत्म। यह प्लस 2q इसको इधर रिपेल करेगा और यह माइनस 2q इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी नेट फोर्स जो होगा वह क्या होगा, इधर होगा डी के तरफ, अगर प्लस क्यू मानते हैं तो। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बी उधर की ओर होगा, बस। पॉजिटिव है तो डी के तरफ, अगर यह नेगेटिव होता है यहाँ पे कोई चार्ज तो बी के तरफ, लेकिन जब भी होगा अलोंग द डायगोनल बी डी होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा अलोंग डायगोनल बी डी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, अलोंग डायगोनल बी डी। क्यों? क्योंकि ए और सी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लाइक चार्ज था ए और सी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 आइडेंटिकल चार्जेज ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, देन फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओ देखो, हेक्सागन है तो 6 होता है इसमें, लेकिन बोल रहा है कि 5 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड, 5 इक्वल चार्जेज, यानी अगर हम मान ले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चार्ज यहाँ हो गया, यहाँ पर चार्ज नहीं रखे, 5 इस कॉर्नर पर हम चार्ज रख दिए, और सब पर चार्ज कितना कर रहा है, क्यू क्यू रखने के लिए, क्यू क्यू क्यू। क्वेश्चन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड सबका ए होता है, हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, तो बराबर बराबर साइड। सेंटर जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, तो इस पॉइंट पर कह रहा है कि माइनस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो बोल रहा है कि नेट फोर्स इस पर क्या होगा। गौर से देखना, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, देखो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर नो चार्ज, तो यह माइनस क्यू इज, यह प्लस क्यू माइनस क्यू को इधर अट्रैक्ट करेगा, यह वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, यह वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, वह वाला उधर अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये उधर खींचा, यह इधर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, यह दोनों आपस में कैंसिल हो गया, फिर यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह प्लस क्यू जो अट्रैक्ट करेगा, तो बस यह अट्रैक्ट करेगा, पीछे कोई अट्रैक्ट करने वाला है ही नहीं, ना पीछे कोई रिपेल करने वाला है, तो यह वाला फोर्स जो है अनकैंसिल्ड रह जाएगा। बाकी यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यह वाला फोर्स रह जाएगा। यानी कौन फोर्स रह जाएगा, Q और माइनस Q के बीच में लगने वाला फोर्स सिर्फ रह जाएगा। और रेगुलर हेक्सागन में यह A है, यह A है, यह भी क्या होता है, A ही होता है, यह याद रख लो। वर्टेक्स से सेंटर की दूरी भी क्या होता है, A होता है। क्यों? क्योंकि यह 60 डिग्री पूरा 120 होता है, यहाँ 60 डिग्री, और यह भी क्या होता है, 60 ही होता है, तो यह इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो यह भी A है। तो Q पर जो फोर्स लगेगा वह सिर्फ Q गुने Q अपॉन A स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर टुवर्ड्स द, यानी जस्ट अपोजिट में फोर्स लगेगा जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, एम्प्टी वर्टेक्स से जस्ट अपोजिट में फोर्स लगेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी लिख के, और यह आंसर क्लियर है। अगर यही रेगुलर सब जगह चार्ज होता, यहाँ भी चार्ज होता, तो यह इधर अट्रैक्ट करता, टोटल फोर्स 0 हो जाता, लेकिन इसमें यहाँ चार्ज नहीं था, इसके कारण यह वाला चार्ज यह फोर्स जो है अनकैंसिल्ड रह गया, वह कैंसिल नहीं हुआ है।
ठीक है, ओके। पांचवा के बाद अब आते हैं छठा। छठा में व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल लॉ क्या है, सब लोग आप जानते हो, हम बस बोल देते हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बस यही स्टेटमेंट जो है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कभी भी पूछे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो लिखना द स्टेटमेंट the like electric charge repel each other and unlike electric charge attract each other is called fundamental law of electrostatics। ठीक है, which of the following is bigger, -2 माइक्रोकूलम या +2 माइक्रोकूलम। अच्छा क्वेश्चन है, -2 कि +2। बहुत के मन में आया होगा +2, क्या नहीं? अगर ऐसा आया है तो फिर गलत है। -2 माइक्रोकूलम and +2 माइक्रोकूलम both are equal in magnitude but they have opposite nature। -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम दोनों को हम बराबर चार्ज ही मानेंगे, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं है, उसका नेचर अपोजिट है। यानी एक तरह से कहना कि माइनस और प्लस को सिर्फ माइनस प्लस के हिसाब से कंपेयर करना गलत चीज़ है। चार्ज को कंपेयर करना है मतलब हम चार्ज के प्रभाव को देखेंगे। तो चार्ज के प्रभाव को अगर देखते हैं तो -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम दोनों का प्रभाव एक जैसा होगा, यानी दोनों फोर्स बराबर बराबर लगाएगा, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर यहाँ पर कोई चार्ज है तो -2 माइक्रोकूलम के कारण अगर इधर फोर्स लग रहा है तो +2 माइक्रोकूलम के कारण इधर लगेगा। इधर -2 माइक्रोकूलम के कारण लग रहा है तो यहाँ +2 माइक्रोकूलम के कारण लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों का वह बराबर ही होगा। इसी कारण से हम बोलेंगे कि बोथ चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन नेचर। चलिए, कंसीडर 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3 ईच आर इक्वल टू Q। सब बराबर बराबर है Q एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। What is the force on a charge Q placed at the centroid of the triangle। ठीक है, एक 7वां क्वेश्चन तो इजी है, कह रहा है कि एक सब जगह चार्ज जो रखा गया है Q Q Q, तो सेंट्रोइड पर कोई चार्ज रख देंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो अगर तीनों वर्टेक्स पर बराबर बराबर चार्ज है तो सेंट्रोइड पर चार्ज रखोगे तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यह Q इधर रिपेल कर रहा है, यह इधर रिपेल करेगा और यह इधर रिपेल करेगा, तीनों बराबर बराबर फोर्स बराबर बराबर एंगल पर लगेगा, टोटल 0 हो जाएगा। कभी भी अगर बराबर बराबर अमाउंट में कोई वेक्टर्स बराबर बराबर एंगल पर एक्ट करता है तो 0 हो जाएगा। जैसे 4 वेक्टर्स 90-90 डिग्री पर एक्ट करेगा बराबर बराबर तो 0 हो जाएगा। 3 120 पर करेगा 0 हो जाएगा। 6 60 डिग्री पर करेगा सब, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी इक्वल वेक्टर्स एट इक्वल एंगल अगर एक्ट किया टोटल सम 0। उसके बाद है व्हाई इज रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। क्यों स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है? तो लिखेंगे हम कि ड्यू टू एयर फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड एरोप्लेन द विंग्स ऑफ एरोप्लेन और द बॉडी ऑफ एरोप्लेन गेट्स चार्ज्ड। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन air and aeroplane gets charged, so its tire is made slightly conducting so that it can discharge at the time of landing, and becomes neutral again at the time of landing। अब इसका हिंदी में देखो, वह क्या होता है कि एयर फ्रिक्शन की वजह से एरोप्लेन का बॉडी चार्ज हो जाता है, इसीलिए उसके टायर्स को कंडक्टिंग बनाया जाता है ताकि वह लैंडिंग के टाइम पर अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर सके इनटू द ग्राउंड, और फिर से वह बॉडी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। नहीं तो मालूम क्या होगा कि अगर वह कंडक्टिंग नहीं रहेगा तो एरोप्लेन एकदम चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही कोई व्यक्ति ग्राउंड से सीधे अगर एरोप्लेन के हैंडल को पकड़ा, गजब का शॉक लगेगा, इतना उसमें चार्ज होगा कि उसको एक झटका महसूस होगा। यह झटका आपको
टीवी स्क्रीन पर भी महसूस हो सकता है कि अगर आप खाली पैर चलते हुए टीवी, काफ़ी देर से अगर पुराना टीवी वाले खास करके जो CRT ट्यूब वाला टीवी होता था, तो उसको अगर स्क्रीन को टच करो तो तुमको झटका महसूस होता, तो लगता था कि अरे टेलीविज़न के बॉडी में करंट है। वो बॉडी में करंट तो हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कई बार ऐसा केस होता था कि स्क्रीन चार्ज हो जाता था और आप खाली पैर, नंगे पैर अगर उसको आप छूते थे तो वह चार्ज आपके बॉडी से फ्लो करता था, और जब चार्ज आपके बॉडी से फ्लो करता है तो यू फील शॉक, यू फील करंट। ओके। 10वां है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन ए मल्टीपल चार्ज सिस्टम इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज। क्या? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ each electric field produced by each charge of the system। क्या है? अगर एक मल्टीपल चार्ज सिस्टम है तो उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे भी बुला सकता है फोर्स के रिस्पेक्ट में कि द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज is the vector sum of forces on the charge by each individual charge। यानी बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज के कारण इस चार्ज पर अगर टोटल फोर्स देखना है तो सारे फोर्स के कारण, सारे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, सारे फोर्स का वेक्टर सम ही हमारा क्या कहलाएगा? नेट फोर्स। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन बेसिकली यही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स निकालना हो, यू हैव टू जस्ट डू वेक्टर सम ऑफ दैट। ओके। अगला है 2 और 3 मार्क्स का। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह के होते हैं वह बताना है। तो ये सब थ्योरेटिकल है, हम पढ़ाए भी हैं, फिर हम बोल देते हैं थोड़ा। इसको आप लोग ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हो, फिर से लिख लेना कि 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली हम लोग पढ़े हैं। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हम लोग पढ़ते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ के बारे में पढ़ते हैं, जहां हमारा लैम्डा होता है dq/dl। एक यह होता है। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यह होता है dq/ds या dq/dA। ठीक है। कई बार एरिया को S से दिखाते हैं, कई बार A से दिखाते हैं। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बस यही लिखना है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल जनरली हम रो दिखाते हैं, तो यह हो जाएगा dq/dV। बस यही चीज़ लिखना था। 12 द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर कैरी q चार्ज इच एंड द अदर 2 अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम स्क्वायर कैरी ए स्मॉल q चार्ज इच। इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q इज 0, हाउ आर q एंड स्मॉल q आर रिलेटेड? अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके अपोजिट कॉर्नर्स पर एक अपोजिट कॉर्नर्स पर कैपिटल क्यू है, दूसरे अपोजिट कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू है। यहां कैपिटल क्यू मानते हैं, यहां कैपिटल क्यू है बस। हाँ, यहां स्मॉल क्यू, यहां स्मॉल क्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर टोटल फोर्स 0 है। स्मॉल क्यू पर टोटल फोर्स क्या है? 0। अगर यह साइड A है तो यह डायगोनल क्या हो जाएगा? √2a। ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब टोटल फोर्स Q पर 0 होगा। अब इस Q और Q आपस में एक नेचर का है कि अपोजिट नेचर का है, अभी तक हमको नहीं मालूम। लेकिन यह स्मॉल क्यू जो भी होगा सेम है तो सेम ही नेचर का होगा। तो सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगा, तो यह क्या करेगा? रिपेल करेगा।
ठीक बात, क्या यह स्मॉल क्यू तो रिपेल करेगा, यह कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि हमको नहीं मालूम ये दोनों एक नेचर का है कि अपोजिट नेचर का है। इट मे बी कि दोनों एक नेचर का हो, इट मे बी दोनों अपोजिट नेचर का हो। लेकिन अगर यहाँ टोटल फोर्स जीरो करना है तो अगर सेम नेचर का होता तो यह भी रिपेल करता, यह भी रिपेल करता, तो कभी भी फोर्स जीरो नहीं होता। अगर टोटल फोर्स जीरो होना है तो एक अगर रिपेल कर रहा है तो दूसरे को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए। एक अगर धक्का दे रहा है तो दूसरे को क्या करना चाहिए, खींचना चाहिए, तभी जाके टोटल फोर्स जीरो होगा। तो पक्का है कि कैपिटल क्यू जो होगा अपोजिट नेचर का होगा, तो यह इधर अट्रैक्ट करेगा और यह इधर अट्रैक्ट करेगा, और इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। तो इस दोनों का रिजल्टेंट आपस में मिल के क्या हो जाना चाहिए, उसके बराबर हो जाना चाहिए। तो गौर से देखना, यहाँ हम लिखते हैं F1, यह लिखते हैं F2, यह लिखते हैं F3, और यह तो रिजल्टेंट है किसका, F2 और F3 का। तो अगर हम यहाँ लिखे पहले हम F2 ही निकाल ले, F2 बराबर क्या होगा, F3 होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें, और यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू गुने कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्या रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, F2 और F3 का रिजल्टेंट क्या होगा, दो इक्वल चार्ज 90 डिग्री पर है, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, √2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन ए स्क्वायर। जब बराबर 90 डिग्री पर रहता है तो √2 हो जाता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो क्या होगा, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। तो दोनों बराबर है तो लिख सकते हो √2 F2 स्क्वायर यानी √2 F2। तो वही चीज़ के √2 से सिर्फ क्या करना है, गुना कर देना है। यह रिजल्टेंट हो गया F2 और F3 का, यानी कहने का मतलब यह जो F रिजल्टेंट है। नाउ F1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन √2a का स्क्वायर। अब अगर टोटल फोर्स जीरो होना है, टोटल फोर्स टू बी जीरो, तो क्या हो जाएगा, इफ F नेट ऑन Q बराबर जीरो, दिस इंप्लाई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यह बराबर होना चाहिए, माइनस कर रहे हैं क्योंकि यह दोनों अपोजिट नेचर का होगा, √2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ अपॉन ए स्क्वायर। देखो जो कटेगा उसको काट दो, क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, एक स्मॉल क्यू कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू बटा 2 बराबर माइनस √2 कैपिटल क्यू, बस। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या निकालना था क्वेश्चन में निकालना था रिलेशन बिटवीन, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये निकालना था रिलेशन बिटवीन हाउ आर Q एंड कैपिटल Q रिलेटेड। तो हो गया, स्मॉल q जो हो जाएगा -2 √2 टाइम्स कैपिटल Q, यही रिलेशन हो गया दोनों में। ठीक है, ध्यान से देखना कि इसमें यही है कि अगर यह दोनों तो सेम स्मॉल क्यू है, पॉजिटिव हो तब चाहे नेगेटिव हो तब, दोनों होगा तो एक ही जैसा होगा, रिपेल करेगा। लेकिन यह दोनों क्या करेगा ये डिसाइड करना है, क्योंकि टोटल फोर्स जीरो है तो यह अट्रैक्ट करेगा तभी टोटल फोर्स जीरो हो पाएगा, क्योंकि अगर रिपेल करता तो टोटल फोर्स जीरो नहीं होता। इसका मतलब हो गया Q एंड Q अपोजिट नेचर का है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट किए हैं तो माइनस साइन लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ Q इंटू Q नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ गया। यानी Q अगर पॉजिटिव तो स्मॉल q नेगेटिव, अगर कैपिटल Q नेगेटिव तो स्मॉल q पॉजिटिव। डन। 13 नंबर है कि 2 पॉइंट चार्जेज कैपिटल Q एंड प्लस 4Q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस a अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि एक कैपिटल Q है और एक कैपिटल प्लस 4Q है, कहाँ पर हम प्लेस करें कि वह इक्विलिब्रियम में हो जाए, तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है कि तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए।
यह प्लस क्यू है और यह प्लस 4q है, ठीक है। q एंड प्लस 4q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। बस कह रहा है कि तीसरा चार्ज कहाँ प्लेस करे कि वह इक्विलिब्रियम में हो जाए, सिर्फ थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में। तो मालूम है कि सम चार्ज के मध्य विराजे, यानी जब दोनों एक जैसा चार्ज है तो जब भी होगा तो कहाँ पर रखना पड़ेगा वह पॉइंट, इस दोनों के बीच में और छोटा वाले के नज़दीक। यानी ठीक है, यहाँ पर वह पॉइंट हम मान लेते हैं। तो अगर यह दूरी x है तो यह दूरी हो जाएगा a माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर फोर्स को 0 होना है तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना पड़ेगा, 0। यानी इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, q अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 4q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। q से q गया, दोनों तरफ रूट लगा दो, रूट लगा दोगे तो क्या होगा 1/x बराबर हो जाएगा 2/a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a माइनस एक्स बराबर 2x, तो यहाँ से क्या होगा 3x, तो x बराबर a/3, x बराबर a/3, यानी कैपिटल Q से a/3 पर, और यहाँ से दूरी हो जाएगा यह a/3 और वहाँ से हो जाएगा 2a/3। डन। उसके बाद है 14 नंबर, ये तो था 13 नंबर। अब आ जाइए 14 नंबर। देखो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए आप यहाँ k और k से गुना करोगे तो k आपस में हमेशा कट ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे +1 चार्ज मानते हुए बना दिए हैं। अगर उस पर फोर्स 0 है तो कोई भी चार्ज रखोगे तो फोर्स वहाँ 0 ही होगा। 14 है, 3 पॉइंट चार्जेज प्लस 14 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। ठीक है, ये तो हम लोग का एकदम पढ़ाया है, एकदम यादें है कि हर जगह क्या है, कितना चार्ज रखा हुआ है, +5 माइक्रोकुलम प्लस 5 माइक्रोकुलम प्लस 5 माइक्रोकुलम प्लस 5 माइक्रोकुलम, और यह 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। कह रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, तो हमको पहले ही से मालूम है, किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स पूछ रहा है, किसी चार्ज पर नेट फोर्स पूछ रहा है, तो यह तो इधर धक्का देगा, यह इधर धक्का देगा, नेट फोर्स इसके बीचों बीच होता है। अगर यह F है, यह F है, यह होता है 30 डिग्री, यह 30 डिग्री, देखो बार बार यूज होता है, तो यह क्या हो गया, F cos 30 डिग्री को 2 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी 2F cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2 यानी F √3, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी था क्वेश्चन में। तो F √3 होगा, आपको सिर्फ F निकालना है। तो F क्या है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, 5 × 5 माइक्रोकुलम है, तो इसलिए -6 × -6 यानी -12 बटा r² यानी 0.1 का स्क्वायर, ऐसा यूनिट में। बस काम खत्म। यहाँ हो गया 50 25 25 नमा 2 से 25 गुने यहाँ 10⁻⁻2, तो यहाँ 10⁻10 यानी 10⁻⁻1 बच जाएगा, यानी 22.5 न्यूटन। 22.5 न्यूटन जो है वह F होगा। तो F नेट जो हो जाएगा, F नेट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 22.5 गुने √3। बस अब इसका वैल्यू कोई निकाल दे, बात खत्म। 22.5 गुने 1.73, इसको खाली कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है 22.5 गुने 22.5 गुने 1.73 इक्वल टू 38.92 यानी लगभग 39 न्यूटन, 39 न्यूटन, जो कि आंसर में दिया हुआ है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग
पहले समझिएगा, लिखने में समय बर्बाद बाद में कीजिएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं समझने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पहले समझ लो, अगर मान लो उसको लिखना तो है, नहीं बना है तो आपको बनाना है, अगर खुद से बना लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करो कि स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, जहाँ भी लगे वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर खुद बना के देखो। नहीं बनेगा तो फिर दोबारा वो स्क्रीनशॉट देख लेना, बात ख़त्म। लेकिन एक बार कोशिश करो कि हम दिमाग में ही इसको सेव कर ले और इसको हम खुद से क्वेश्चन बना सकें। 50 नंबर कि two small spheres each having mass 0.1 gram are suspended from a point by threads 20 centimeter long. They are equally charged and they repel each other at a distance of 24 centimeter. What is the charge on each sphere? दो स्मॉल स्फीयर है, उसको क्या किया गया है, धागा से बांधा गया है, और जो धागा से बांधा गया वह 20 सेंटीमीटर का धागा है और वह एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इक्वली चार्ज दिया गया है तो रिपेल कर रहा है, और इतना रिपेल कर रहा है कि दोनों के बीच में सेपरेशन 24 हो जा रहा है। तो एक ही पॉइंट से बांधा हुआ है और सेपरेशन 24 होने का क्या मतलब है कि यह सेपरेशन की वो बात कर रहा है कि 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लो। यह दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर और धागा है 20 सेंटीमीटर, धागा 20 सेंटीमीटर एक ही पॉइंट से बंधा हुआ है। इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है। इसका अपना एक मास भी है स्मॉल क्यू और इसका अपना मास m भी है, सेम आइडेंटिकल चार्ज है। तो आइडेंटिकल चार्ज है तो एक ऐसे भी एक पर फोर्स 0 कर दो, दूसरा पर भी फोर्स 0। आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल मास है, तो यह एकदम बीचों बीच होगा। दोनों साइड एंगल जो होगा वह बराबर बराबर ही बनाएगा। आइडेंटिकल है, धागा का भी लेंथ बराबर है, मास और चार्ज भी बराबर है, तो एंगल भी बराबर बराबर बनाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। यहाँ स्मॉल क्यू कितना है, मास के बारे में तो दे रखा है 0.1 ग्राम। मास जो है 0.1 ग्राम है। GM लिख रहा है ताकि G लिखने पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं है, लेकिन नहीं, ग्राम है ये 0.1। ठीक है। अब हमको इस पर नेट फोर्स 0 करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं एक अलग फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम एक स्मॉल क्यू चार्ज का ले, तो देखो इधर लगेगा धागा के कारण टेंशन। अगर यह थीटा है तो यह एंगल भी जो होगा वह क्या होगा, थीटा। यानी इधर जो एंगल होगा यह एंगल भी क्या होगा, थीटा। यह टेंशन लगेगा। यह क्यू आपस में रिपेल करेगा, तो इधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe और नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। बस। अब अगर टोटल फोर्स 0 होना है तो T cos थीटा जो होना चाहिए, T cos थीटा हो जाना चाहिए Fg के बराबर, एंड T साइन थीटा जो है वह Fe के बराबर होना चाहिए, है ना। यही धागा बैलेंस करेगा दोनों को। टेंशन का कॉस थीटा है, कात में गया कॉस थीटा, सामने गया साइन थीटा, तो T cos थीटा Fg के बराबर, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। T साइन थीटा दाएं वाला फोर्स बाएं वाले के बराबर, Fe के बराबर। बस हो गया। तो इस दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा Fe अपॉन Fg, Fe अपॉन Fg। अब वैल्यू पुट करते जाओ, Q निकल जाएगा। जैसे देखो यहाँ से पुट करते हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर यह 20 है, यह 24 है, तो यह 12 सेंटीमीटर होगा और यह भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो पहले अगर यह निकालना चाहो आप, y अगर हम निकालें कि y कितना होगा, y बराबर हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी 22 में से 12 गया, 8 गुने 32, 8 चौक 32, तो कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, इसका 16 सेंटीमीटर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 20, 12 और 16। ठीक है। अब हमको क्या करना है, tan थीटा। पहले tan थीटा का वैल्यू देखें तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इस एंगल के लिए तो यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है। 12 अपॉन 16 यानी 3/4। tan थीटा हो गया 3/4। ठीक है। Fe कितना हो गया, Fe हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर यानी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो यानी यह 24 है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻⁴ डन। यह Fe हो गया। और Fg जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर हम पुट करें तो 9 × 10⁹ Q² अपॉन 24 का चर चुका 16, हाथ में कर दो ना, 16 1 17 के साथ हाथ में 1 5, 576 गुने 10⁻⁻⁴। यह हो गया Fe। Fg हो जाएगा mg के बराबर, mg यानी 0.1 गुने g का वैल्यू 10 यानी 1। तो 1 न्यूटन आपका यह हो गया। बस अब इस दोनों को डिवाइड करो, Fe अपॉन Fg, वह 3/4 के बराबर होना चाहिए। इसको मिटाते हैं, फिर देखना यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो नाउ 3/4 बराबर 9 × 10⁹ गुने Q² अपॉन 576 गुने 10⁻⁻⁴। यह Fe अब बटा Fg तो बटा 1 है, तो बस 1। तो यहाँ से Q² का सीधा वैल्यू आ गया, या इसके बटा में हम 1 लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो Q² बराबर आ जाएगा 3 × 576 गुने 10⁻⁻⁴ बटा 4 × 9 × 10⁻⁹। बस अब इसको काटिए, 9 से कट जाएगा यह, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 36, 4 से कटेगा 16 × 4 = 64, 16 × 3 = 48 गुने 10⁻, ये 4 है, 9 ऊपर जाएगा तो -13, ठीक है, -13। ठीक, आपका आंसर है 6.9 गुने 10⁻⁻8। और देखो 9 × 10⁻9 गुने Q² यहाँ हो गया 576, 24 का 24 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻⁴। मास 0.1 ग्राम था, सॉरी 0.1 ग्राम है, केजी नहीं था, ठीक है। तो 0.1 ग्राम था, तो यहाँ आ जाएगा 0.1 गुने 10⁻³ या गुने g, यानी ऐसा, यानी यह हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। 10⁻³ न्यूटन, यहाँ हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन, ध्यान देना 10⁻³ न्यूटन। तो यह 10⁻³ न्यूटन क्या होगा, इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻³। तो यह हो जाएगा कितना, 4 3 7, ये 9 ऊपर गया, 9 7 16, इतना 48 गुने 10⁻16। तो वही Q हो जाएगा कितना, √48 गुने 10⁻16 का -8 हो जाएगा। वही 48, 7 से थोड़ा कम 49 रहता तो 7 हो जाता। तो यही आंसर आ जाएगा 6.9 गुने 10⁻⁻8 कूलम्ब। ध्यान देना यहाँ पे वही 0.1 गुने 10⁻³ होगा, क्योंकि यह ग्राम में था, केजी में नहीं था। डन, यह आंसर आपका आ जाएगा। पंद्रह क्वेश्चन हो गया है। चलिए बचा हुआ जो 16 17 18 है, अगला डीपीपी हम डिस्कस करेंगे, उसमें इसको हम डिस्कस कर देंगे। ओके, आप लोग ट्राई कीजिए, शायद अब बन भी जाए। अगला डीपीपी हम डीपीपी नंबर 4 डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये बचा हुआ 3 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ओके, बाय बाय।